प्यारे विद्यार्थियों, अभिषेक दुबे की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर था, याद है आपको ना, 1857 का हम रिवोल्ट पढ़ रहे थे, 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे, कक्षा 8वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 5। हम इसके 2 पार्ट को पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसको ज़रूर देख लीजिए। उसमें हमने क्या पढ़ा कि रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिवोल्ट का मतलब क्या होता है, क्रांति का क्या मतलब होता है, और ये जो 1857 की क्रांति थी ये कहाँ कहाँ पर हुई और इसके कारण क्या थे, क्यों हुई और इसमें क्या क्या घटनाएं घटी, किसकी जगह पर विद्रोह हुआ और उन विद्रोहों के नेता कौन थे। अब ये हमारा अंतिम पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि इस विद्रोह का दमन अंग्रेजों ने कैसे किया और इसके बाद जो भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में परिवर्तन आया वो क्या थे, अर्थात इस क्रांति के, इस रिवॉल्यूशन के, इस रिवोल्ट के परिणाम, इम्पैक्ट क्या थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कंपनी फाइट्स बैक। कंपनी लड़ाई में वापस कैसे आती है। अचानक से रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है। कंपनी को कोई अनुमान नहीं था। जगह जगह लोग ब्रिटिश आर्मी से लड़ाई करने लगे, सेनाएं ब्रिटिश आर्मी की मरने लगीं, कुछ अधिकारी भी इसमें मारे गए। अब लेकिन वो बहुत पावरफुल थे। अचानक उन्होंने कमबैक करना शुरू किया, पॉलिसीज़ बनी, कैसे कैसे किसको समाप्त करना है। कई कमांडर्स भेजे गए और एक एक करके उन लोगों ने अपने सभी क्षेत्रों को वापस ले लिया। तो देखते हैं सबसे पहले रिकैप्चर ऑफ दिल्ली। क्यों? क्योंकि पहले जो ये रिवोल्ट शुरू हुआ वो दिल्ली में शुरू हुआ था, बहादुर शाह जफर के लीडरशिप में। तो सितंबर 1857 में ही दिल्ली को अंग्रेजों ने रिकैप्चर कर लिया। जॉन निकलसन जो थे वो ब्रिटिश ट्रूप के इसमें कमांडर थे। कौन थे? जॉन निकलसन। बहादुर शाह जफर पकड़े गए, हालांकि उनको मारा नहीं गया, पकड़े गए बहादुर शाह जफर, और उनको उनकी जो पत्नी थी जीनत महल बेगम थी, उनके साथ रंगून के जेल में आजीवन कारावास में डाल दिया गया। उनके अंतिम दिन बहुत ही कष्ट में, परेशानी में बीते, क्योंकि वो जेल में थे। और क्या होता है कि अंत में रंगून में ही नवंबर 1862 में, मतलब सोचिए आप 1858 में इनको बंद किया गया था और 1862 तक ये जेल में रहे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इस तरीके से दिल्ली को अंग्रेजों ने पुनः अपने कब्जे में कर लिया और बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल बादशाह थे वो रंगून के जेल में मारे जाते हैं। दिल्ली के बाद लखनऊ की बात अगर हम करते हैं तो मार्च 1858 में लखनऊ भी अंग्रेजों के कब्जे में फिर से आ गया। लखनऊ में रेजिडेंसी एक जगह है। रेजिडेंसी मतलब क्या? जहाँ पर रेजिडेंट रहते थे, ब्रिटिश रेजिडेंट जो रहते थे। किस संधि के तहत? सहायक संधि जो हुई थी, सब्सिडरी अलायंस, उसके तहत हर स्टेट में एक रेजिडेंट रहता था जो आपके पॉलिटिकल कार्यों को नज़र रखता था। उस रेजिडेंसी में बहुत ज़बरदस्त घमासान लड़ाई हुई। गोमती नदी के इस पार से गोले बारूद बरसाए जा रहे थे अवध के सैनिकों के द्वारा, और ये लोग छिपे थे रेजिडेंसी में। इसमें क्या होता है कि जो नील एक कमांडर था, नील, वो मारे जाते हैं। नील कमांडर मार दिया जाता है। अंग्रेज़ों को लगता है कि अब अवध को वापस कैसे पाएं, तो उसके लिए बुलाया जाता है किसको? कॉलिन कैम्पबेल को। कॉलिन कैम्पबेल आते हैं, बहुत घमासान लड़ाई होती है और अंत में अवध के हजारों सैनिक मार दिए जाते हैं और फिर से लखनऊ पर 1858 में 21 मार्च को अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। अभी भी अगर आप कभी लखनऊ जाइए तो रेजिडेंसी में आप देख सकते हैं बड़े बड़े गोलों के निशान आपको उसकी बिल्डिंग पर मिल जाएंगे, और वहाँ का जो म्यूज़ियम है उसमें आपको पुराने ऐतिहासिक सामान भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दिल्ली को भी कब्जा किए और अवध को भी कब्जा कर लिए। अब अगर झांसी की बात आप करें तो जून 1857 में क्या होता है? झांसी में रिवॉल्यूशन शुरू होता है। अब देखिए, झांसी ग्वालियर एक साथ हम क्यों देख रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। अब जो रानी लक्ष्मीबाई थी ये राजा जो गंगाधर राव थे उनकी विधवा थी और यही शासन कर रही थी। अंग्रेज़ों ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जारी किया था, इसके तहत अगर आपके पास संतान नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो आपका राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेगी। लेकिन इन्होंने अपना एक पुत्र को गोद ले लिया, लेकिन ब्रिटिश मान नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि ये आपका वैलिड उत्तराधिकारी नहीं है, अब झांसी अंग्रेज़ों के अंडर में आएगा। तो 3 जून अप्रैल 1858 को क्या होता है? सर ह्यू रोज जो है वो झांसी को अंत में कब्जा कर लेते हैं। अब ये सर ह्यू रोज कौन थे? ये ब्रिटिश कमांडर थे। तो झांसी पर ज़बरदस्त लड़ाई रानी के साथ हुआ था और अंत में झांसी को कब्जा कर लिए थे।
लेकिन रानी लक्ष्मीबाई वहाँ से भाग जाती हैं। कहाँ? कालपी। कालपी में आप जानते हैं आज भी उनकी समाधि बनी है जो ग्वालियर के पास है। वहाँ पर तात्या टोपे को वो ज्वाइन करती हैं। इसके बाद दोनों लोग झांसी की रानी के साथ ग्वालियर जाते हैं। ग्वालियर जाने के बाद जो सर ह्यूरोज होते हैं वो भी ग्वालियर के लिए इनका पीछा करते हैं और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ते हुए मारी जाती हैं। दोस्तों, ह्यूरोज ने लिखा है कि पूरे 1857 की क्रांति में केवल एक ही मर्द ने लड़ाई की थी और वो मर्द थी रानी लक्ष्मीबाई। सोचिए उनकी वीरता से वो कितने प्रभावित थे। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में मैं आपको बताता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई जब आगे बढ़ी तो उनका घोड़ा छलांग लगाता हुआ आगे जा रहा था, लेकिन वो बहुत ही थक चुका था, टूट चुका था। बहुत बड़ा नाला आया और उसको पार करने से उसने मना कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई आगे चली जा रही थी। अचानक उनको पीठ में पीछे कुछ गर्म सा महसूस हुआ। हुआ क्या था कि एक कटार किसी ब्रिटिश सिपाही ने उनके पीठ में भोंक दी पीछे से। उन्होंने देखा कि खून लग चुका है। वो अपने एक हाथ को पीछे कटार निकालने के लिए लाती हैं, एक हाथ खाली होता है। इतने में उनके हाथ पर वार किया जाता है। रानी दूसरे हाथ से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ती हैं और एक बड़ी सी तलवार उनके सर में मार दी जाती है। तलवार सर में घुस जाती है। हालांकि मूवी में आपने कुछ और देखा है, जो अभी मूवी आई थी, पर वो थोड़ी छेड़छाड़ की गई इतिहास के साथ। उनके तलवार सर में तलवार पूरी लग चुकी थी। उनके सर से पूरा खून बह रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी, पर उनकी सौगंध थी कि मैं अगर मरूंगी भी तो लड़ते हुए मरूंगी और इन ब्रिटिशों के हाथ में नहीं आऊँगी। वहाँ से वो अपना घोड़ा तेज़ी से भगाती हैं उसको मारते हुए। पास के मंदिर में जाती हैं और जल्दी बोलती हैं कि मेरी शरीर को ब्रिटिश हाथ ना लगा पाएँ। तब तक उनको होश रहता है। कुछ उनके सहायक वहाँ आ जाते हैं। रानी के मरते उनकी चिता को आग लगा दी जाती है कालपी में और वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आती हैं। इस तरीके से भारत की वो वीरांगना महिला लड़ते लड़ते शहीद हो जाती हैं। बाद में तात्या टोपे भी पकड़े जाते हैं और उनको मार दिया जाता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक एक करके अंग्रेज़ों ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। अवध आ गया, झांसी आ गया, कानपुर भी आ गया, दिल्ली आ गया, बनारस और इलाहाबाद। वहाँ पर तो एक घटना ऐसी हुई थी कि एक बहुत बड़ा सा पीपल का पेड़ था, शायद बरगद का। उसमें ब्रिटिशों ने क्या किया कि जिसको भी पाया, वो छोटे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, उनको ऐसे टांग दिया जाता था, मतलब फांसी लगा दी जाती थी। कुछ दिन बाद हजारों लाशें उस पेड़ में दिखने लगी, पुराने से बरगद के पेड़ में। ये देख करके लोग डर गए और अपने आप लोगों ने सरेंडर कर दिया, रिवोल्ट को रोक दिया। तो बहुत ही दमनपूर्वक, बहुत ही क्रूरता से, क्रूएल्टी से अंग्रेज़ों ने इस क्रांति का दमन किया और पुराने हथियार, ट्रेनिंग ना होना, कम्युनिकेशन का ना होना, धन का अभाव, आवागमन का अभाव और एकजुटता न होने के कारण ये जो भारत का बड़ा स्वतंत्रता संग्राम था, इतिहास के पन्नों में सिमट गया। हाँ, लेकिन एक संदेश दे गया कि ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, आप बाहरी हैं, आपको आज नहीं तो कल जाना ही पड़ेगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने सारे क्षेत्रों को अपने कब्जे में कर लिया और 1859 तक ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं बचा जहाँ पर कोई भी रिवोल्ट की घटना हो रही हो। पूरी तरह से दमन कर दिया गया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? कुछ मेजर चेंजेस आए। किसके बाद आए? इस रिवॉल्यूशन के बाद। क्या चेंजेस आए उसको हम देख लेते हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले देखिए, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वहाँ पर एक नया कानून पास हुआ। आप जानते हैं कि अभी तक भारत में किसका शासन था? ये एक व्यापार करने वाली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये पूरे पॉइंट आप जरूर नोट करिएगा, 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 1858 में क्या किया गया कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन जो वहाँ की साम्राज्ञी रानी थी, उन्होंने कहा कि अब भारत का जो शासन है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर रूल नहीं करेगी, बल्कि भारत पर रूल सीधे ब्रिटिश क्राउन करेंगी, यानी कि इंग्लैंड की रानी करेंगी। अर्थात उन्होंने कहा, भारत की जनता से कहा कि अब आप लोग चिंता मत करिए, आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, अब हम आपके ऊपर शासन करेंगे। और जैसे इंग्लैंड के लोग डेवलप्ड हैं, सुखी हैं, सिविलाइज्ड हैं, ऐसे ही आप लोग डेवलप, सुखी और सिविलाइज्ड हो जाएंगे। हालांकि आप जानते हैं आगे क्या हुआ। फिर क्या हुआ? इसके बाद ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर को अपॉइंट कर दिया गया
कि कैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के रूप में। अब जो अभी तक क्या थे कि गवर्नर जनरल भारत पर पूरा राज्य करते थे, लेकिन गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके नया पद बनाया गया, उसका नाम था वायसराय। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय थे, इसको आप याद रखिएगा। इसके साथ यह भी डिसाइड किया गया कि आर्मी का विद्रोह इन लोगों ने देख लिया था कि जो ये रिवोल्यूशन शुरू हुआ, रिवोल्ट, वो क्यों शुरू हुआ, जो आर्मी में इंडियन लोग थे उनके नाते। तो भारत की जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें भारतीय सैनिकों की संख्या कम करने का प्रस्ताव पारित हुआ। स्पेशली बिहार, अवध, इन सब जगह से सैनिकों को कम कर दिया गया और उसकी तुलना में यूरोपीय सैनिक ज़्यादा बढ़ा दिए गए। सैनिकों की भर्ती हुई भी तो कहाँ से, गोरखाओं की भर्ती हुई और सिख की भर्ती हुई। इसके साथ ही साथ पठानों की भर्ती सेना में की जाने लगी ताकि ये कोई विद्रोह आगे जा कर के ना कर सकें। अब समाज में भी सामाजिक भी लोग रुष्ट थे, धार्मिक रूप से भी रुष्ट थे। उनको मनाने के लिए क्या किया गया, उनको कहा गया कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ भी धार्मिक और सामाजिक रूप से सारी मान्यताओं को सम्मान देगी, ऐसा कोई काम नहीं करेगी, ऐसा कोई नियम नहीं लाएगी, ऐसा कोई कानून नहीं लाएगी जिससे भारत के लोगों के, भारत की जनमानस की भावनाओं के सम्मान में, मान में, मर्यादा में, उनके सोच में, रीति रिवाज में कोई छेड़खानी हो या उनको कुछ भी बुरा लगे। इसके अलावा दोस्तों लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स के प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ कानून लाया गया। इस तरीके से ये जो चेंज आए ये इस रिवॉल्यूशन के नाते आए। ऐसा उन्होंने सोचा कि दोबारा फिर से ना रिवोल्ट हो जाए, विद्रोह हो जाए, तो सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई और ये तय किया गया कि अब आराम से ब्रिटिश साम्राज्य का शासन यहाँ पर चलता रहेगा। तो इतनी सारी बातें हमारे चैप्टर में थीं। अब आपको कुछ होमवर्क असाइनमेंट मिल जाएंगे, उसको आप पूरा कर लेंगे और साथ ही साथ चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।